वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, लगभग 85 एमसीक्यूज़ हैं जिसे आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं आपके उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम 85 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए आज का। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती हैं। तो पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु होता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वहां पे शून्य होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए सेकंड, आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण होता है। तो कुल उपयोगिता जहां पे घटती हुई दर से बढ़ती है वो एक तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित के लिए अधिकतम कही जा सकती है। उपभोक्ता की बचत क्या होती है, कि किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता कितनी कीमत देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में कितनी कीमत चुकाता है। तो जो अनिवार्य वस्तु होती हैं उसके संदर्भ में उपभोक्ता उसकी ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, नेसेसरी गुड्स, उसके संदर्भ में उपभोक्ता की बचत अधिकतम कही जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, चारों ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाएगा, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब देखिए एक बार हम इस साइड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उपभोक्ता की बचत के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहले ड्यूपिट ने, और बाद में उसकी जो व्याख्या की गई है वो किसके द्वारा की गई है, मार्शल के द्वारा। तो यहाँ पे जो प्रथम विचारक हैं उपभोक्ता की बचत के बारे में वो है ड्यूपिट। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। तो उपभोक्ता की बचत का जो आधार है वो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट देखिए 10वां, पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता। देखिए पानी जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पानी की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि हीरा कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए हीरे की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऊंची। और हीरे की सीमांत उपयोगिता ऊंची होने से कीमत भी ज़्यादा होती है, और पानी की सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए पानी की कीमत भी क्या है, कम। नेक्स्ट देखिए हमारा 11, यदि कीमत उपभोग वक्र PCC आपका ऋणात्मक है तो वह निम्नलिखित कारण या कारणों से हो सकता है। ठीक है, कीमत उपभोग वक्र का जो आकार है वो ऋणात्मक किन कारणों से हो सकता है, इस आकार का कीमत उपभोग वक्र जो है वो कब हो सकता है, ठीक है, जिसको हम ऋणात्मक ढाल कहते हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है आपका, एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक प्रबल होता है, और जो वस्तु हैं वो किस प्रकार की हैं, गिफिन वस्तुएं। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत उपभोग वक्र का जो ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है, कारण है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आपका इनमें से होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। सॉरी, प्रतिस्थापन प्रणाली का सफल है ना, तो पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्यों लागू होता है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति एक समय में की जा सकती है और वस्तु का लगातार निरंतर अगर उपयोग किया जाता है, तो इन तीनों कारणों से क्या होता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस नियम को घोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को घोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है, और प्रथम नियम कौन सा आपका, सीमांत उपयोगिता हास नियम। फिर नेक्स्ट हमारा है, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है। तो उसका जो
उपयोग मूल्य होता है उसके आधार पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। फिर देखिए हमारा इधर वाला सीमांत उपयोगिता वक्र। ये आपका जो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है ये वस्तु का मांग वक्र होता है, उपभोक्ता का आय वक्र होता है या वस्तु का पूर्ति वक्र होता है। तो सीमांत उपयोगिता के आधार पर हम वस्तु का जो मांग वक्र है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। इसलिए हम करेक्ट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका 13, एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास से स्पष्ट किया है। ठीक है, एडम स्मिथ जो थे उन्होंने हीरे और पानी का जो उदाहरण दिया था उसके आधार पर उन्होंने कि बताया कि उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किसके आधार पर होता है कि उपयोगिता के आधार पर क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है। पानी की सीमांत उपयोगिता कम है इसलिए पानी की कीमत कम है, और हीरे की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है इसलिए हीरे की कीमत क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें होना चाहिए ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट, उपयोगिता का संबंध। ठीक है, उपयोगिता का जो संबंध होता है किसी वस्तु का प्रयोग करने से कितनी संतुष्टि मिल सकती है, अनुमानित संतुष्टि से होता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 15, सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम का संबंध एक तरह से सामान्य वस्तुओं से होता है। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धी और पूरक वस्तु लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, समीकरण A = B = 10 उपयोगिता की इकाइयों से तात्पर्य। ठीक है, अगर वस्तु की उपयोगिता आपको 10 दे रखी है इसका मतलब ये क्या है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण है, संख्यात्मक माप हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 17, उपभोक्ता की तटस्था वक्र का ढाल कैसा होता है। तटस्थ वक्र का जो हमारा आकार होता है वो इस तरीके से होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढाल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। फिर देखिए आपका हम 22 इधर वाला देखते हैं, आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जहां पे। तो आय प्रभाव, ठीक है, आय प्रभाव क्या होता है कि आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वास्तविक आय है उसमें परिवर्तन का वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो आय प्रभाव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अब हो जाएगा जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट है कीमत वक्रों के समांतर होने का आशय। तो कीमत वक्र आपका इस तरीके का है, इसका मतलब क्या हो गया, कीमत एक तरह से क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कैसी होती है, हमेशा घटती हुई होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थ वक्र का आकार। दो वस्तुएं अगर पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थ वक्र का जो आकार है वो नीचे की ओर गिरता हुआ एक सीधी रेखा के रूप में होगा, सरल रेखा के रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र। जब वस्तुएं आपस में पूरक हैं, एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है उसके संदर्भ में तटस्थ वक्र जो है वो कैसे होंगे, आपके एल आकार के होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। फिर आपका नेक्स्ट देखिए आय प्रभाव। ठीक है, आय प्रभाव जो है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। वस्तुएं किस प्रकार की है उनके ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आपका है 25वां, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होगा, सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक होगा। गिफिन वस्तु अगर हैं तो आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट आपका है एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में
कोई अंतर नहीं होता है, या यह अंतर है कि एंजिल वक्र का ढाल धनात्मक होता है जबकि आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर यह अंतर है कि एंजिल वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है, जबकि आय उपभोग वक्र आय परिवर्तन का x तथा y दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं पर प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, कीमत रेखा उपभोक्ता की, जो कीमत रेखा है वो क्या प्रदर्शित करती हैं? उपभोक्ता की पसंद को व्यक्त करती हैं, या फिर सीमाओं को व्यक्त करती हैं, आय को व्यक्त करती हैं, या वस्तुओं की कीमतों को। तो कीमत रेखा जो है वो उपभोक्ता की वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्राओं की सीमाओं को प्रकट करती हैं कि वो कितनी मात्रा में खरीद सकता है, जिसको हम बजट रेखा भी कहते हैं, आय रेखा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कीमत उपभोग वक्र का ढाल, प्राइस कंजप्शन कर्व PCC जो होता है उसका ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, शून्य हो सकता है, या वस्तुओं की प्रकृति को बताता है। तो कीमत उपभोग वक्र का जो ढाल है वो वस्तुओं की प्रकृति को बताएगा। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक ढाल कैसा भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आय परिवर्तन एवं वस्तु विशेष की मात्रा में परिवर्तन को प्रत्यक्षतः जिस वक्र के माध्यम से देखा जाता है उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, आय में परिवर्तन होने से किसी वस्तु विशेष की उपभोग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम एंजिल वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण एक तरह से निर्बल क्रम कहा जाता है, वीक ऑर्डरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी एक निश्चित बिंदु की बात नहीं करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का जो संतुलन है वो इस वक्र के किसी भी बिंदु पर हो सकता है, ए बिंदु पर भी हो सकता है, बी पर भी हो सकता है, सी पे भी हो सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं निर्बल क्रम। सबल का मतलब क्या हो गया? हम डेफिनेटली कहते हैं, डेफिनेटली अगर हमने कह दिया है कि उपभोक्ता का संतुलन केवल इस बी बिंदु पर ही है, तब वो होता है हमारा सबल क्रम। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच में सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो किस प्रकार की होगी? अगर पूरक वस्तुएं हैं तो इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रतिस्थापन की दर क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट आपका देखिए 31वां, स्लट्स्की के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव। तो स्लट्स्की ने क्या बताया कि किसी वस्तु की अगर कीमत कम हो जाती है तो ये बजट रेखा आपकी हो गई। ठीक है, माना कि उपभोक्ता पहले इस उदासीनता वक्र पे था और वस्तु की कीमत में कमी होने से क्या होगा? वो ऊंचे उदासीनता वक्र पे चला जाता है, स्लट्स्की के बारे में। इसलिए हम कहेंगे कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उपभोक्ता का जो उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व, वो बदल जाएगा। अगर कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता ऊंचे वाले तटस्थता वक्र पर पहुंच जाएगा, और वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो वो नीचे वाले तटस्थता वक्र पे आ जाएगा। और हिक्स ने बताया था कि उपभोक्ता उसी उदासीन वक्र पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न वस्तु के लिए मांग के नियम की क्रियाशीलता का क्या कारण है? ठीक है, जो घटिया वस्तु होती हैं उनके संदर्भ में, इंफीरियर गुड्स के बारे में मांग का नियम क्यों क्रियाशील होता है? क्योंकि आय प्रभाव एक तरह से क्या होता है? आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, वो कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, उदासीन वक्र विश्लेषण, नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है, नई मतलब उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है वो नई बोतल में पुरानी शराब भर दी गई है, ऐसा किसने कहा था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? सैमुअलसन ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
प्रकट अधिमान सिद्धांत किस पे आधारित है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे आधारित है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, सबल क्रमबद्धता हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जाता है। प्रकट अधिमान सिद्धांत को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के अनुसार। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग के अधिमान वक्र विश्लेषण को सही तौर पर प्रतिबंधित करता है? तो सैमुअल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग के अधिमान वक्र, जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, उसको सही तरीके से प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सैमुअल्सन का सिद्धांत संबंधित है। तो सैमुअल्सन ने आई की लॉज को क्या माना था? धनात्मक। नेक्स्ट, फिर उपभोक्ता संतुलन बिंदु के पास उदासीन बिंदुओं की उपस्थिति का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है, उस संतुलन बिंदु के आसपास बहुत सारे अन्य विकल्प, उदासीन बिंदु जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। फिर देखिए ये वाला, जब आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक हो, इस तरीके से आय उपभोग वक्र आईसीसी जो है वो धनात्मक ढाल का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वस्तुएं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, दोनों क्या हैं? अच्छी वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स और वाई जो हैं दोनों वस्तुएं क्या हैं? श्रेष्ठ हैं, अच्छी वस्तुएं हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि आपको निम्नलिखित समीकरण दिया गया हो, Q इक्वल टू आपके पास में 20 माइनस 0.20 P1 प्लस 0.30 P2 माइनस 0.2 M, यदि P1 बराबर 100, P2 बराबर 60, M इक्वल टू 40 हो, तो Q किसके बराबर होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा, इसमें आपको वैल्यू रख के उसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका Q इक्वल टू 20 माइनस 0.20 को P1 से मल्टीप्लाई करना है। P1 कितना है आपका? P1 आपके पास में है 100, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 0.30 को P2 से मल्टीप्लाई करना है। P2 कितना है? 60। 60 को अगर हम 0.30 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 18 आएगा। फिर माइनस कितना है? 0.2 M, M कितना है? 40। 40 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 40, 80.8 आएगा। तो ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, प्लस 18 में से 8 को माइनस कर दिया, कितना बचा यहाँ पे? 10। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि एक उपभोक्ता के लिए MUX अपॉन PX ज़्यादा हो, MUY अपॉन PY है, तो उपभोक्ता X का प्रतिस्थापन वस्तु Y से तब तक करता रहेगा, दोनों वस्तुओं के बीच में प्रतिस्थापन, जब तक कि जो सीमांत उपयोगिता का जो अनुपात है, मतलब ये MUX अपॉन PX जो है वो MUY अपॉन PY के बराबर नहीं हो जाए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि एक उपभोक्ता तीन वस्तुओं X, Y, Z का उपयोग करता है तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY, बराबर होना चाहिए MUZ अपॉन PZ के। नेक्स्ट देखिए, यदि समस्त वस्तुओं की कीमतें समान हो तो उपभोक्ता उस स्थिति में अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी उसको। ठीक है, अगर सभी वस्तुओं की कीमतें समान होती हैं तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का जो संतुलन है वो क्या होगा? MUX बराबर MUY बराबर डैश डैश, जितनी भी वस्तुएं सभी के संदर्भ में सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
उपयोगिता में नहीं पाई जाती हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, ये गलत है कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में माप सकते हैं, गणनावाचक विचारधारा कहती हैं। विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही है। एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, n इकाइयों की कुल उपयोगिता माइनस n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को निम्नलिखित के बराबर किया जा सकता है। तो ये आपकी क्या होती हैं, nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, वो एक वस्तु ए का उपभोग उस समय तक बढ़ाना चाहिए जब, तो ए वस्तु का जो उपभोग है उसको कब बढ़ाना चाहिए, जब ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, बी वस्तु की तुलना में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है, उपभोक्ता का साम्य का मतलब क्या हो गया, एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है, ठीक है, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन के लिए हम क्या करते हैं, तो इनमें से आपका कोई सा भी सही नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फिर देखिए आपका 50वां, निम्नलिखित तालिका में खाली स्थान पर कुल उपयोगिता की सही संख्या निम्नलिखित होगी। तो देखिए सबसे पहले आपकी कुल उपयोगिता यहाँ पे हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर देखिए 47 में अगर आप 10 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 57। फिर 57 में 8 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। फिर हमको दे रखी हैं, उसके बाद में 72 में आप 0 प्लस करोगे तो यहाँ पे 72 रहेगी, और 72 में से -5 कर देंगे कितना आ जाएगा, 67। तो देखिए क्या हो गया आपका, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 20, 57, 65, 72, 67। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, एक वस्तु के उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर पाया जाता है। वस्तु का उपयोग मूल्य जो होता है वो अलग होता है और विनिमय मूल्य जो है वो अलग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भाग को मिलाइए, भाग ए को भाग 2 के साथ में हमको मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती हैं तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती हैं और घटती हुई होती हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, फर्स्ट आना चाहिए। उसके बाद में देखिए सेकंड बी क्या है, कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट आपका ये आना चाहिए था, सेकंड भी आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए सी क्या है, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होगी जब औसत उपयोगिता, ठीक है, औसत उपयोगिता के बारे में दे रखा है यहाँ पे हमको। तो ये औसत उपयोगिता के बारे में तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा वैसे भी। और उपयोगिता की परिभाषा, ठीक है, उपयोगिता की जो परिभाषा है वो क्या होती है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। तो आपका आना चाहिए 1, 2, उसके बाद में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए आपका 4, 1, 2 और फिर ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका देखिए यहाँ पे था कि सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होगी जब, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता, ठीक है। अगर औसत उपयोगिता आपको निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कुल उपयोगिता में वस्तु के उपभोग की इकाइयों का भाग देके। लेकिन औसत उपयोग की जो अवधारणा है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम अर्थशास्त्र में केवल कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता जो विश्लेषण है उसी को हम देखते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर किस अर्थशास्त्री द्वारा रचित की गई हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, न्यूमैन और मॉर्गेन्सन ने लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती हैं।
तो वस्तु का जो उपयोग मूल्य होता है ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट देखिए, यदि सी ए बी तीन स्थितियां हैं जिसके लिए व्यक्ति का अधिमान क्रम दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन सी, तो न्यूमैन मॉर्गेस्टर्न तुष्टिगुण सूचकांक क्या होगा? यदि P को जीतने की संभावना मान लिया जाए तथा ए बी सी तीन पुरस्कार हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A इक्वल टू बी 1 माइनस पी प्लस पी सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। यदि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु के मूल्य से भाग दे दिया जाए तो, ठीक है, सीमांत उपयोगिता में अगर हम वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भारित सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, भारशील सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? फर्स्ट आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोग संबंधी विभिन्न नियम व सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा कि उपयोग संबंधी जो विभिन्न नियम हैं, सिद्धांत है, वो किसके ऊपर आधारित हैं? जो सीमांत उपयोगिता का विचार है उसके ऊपर आधारित हैं। तो फिर क्या आना चाहिए इसके बाद में? तीसरा आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए सी, सीमांत उपयोगिता की धारणा यह बताती हैं कि जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है, सीमांत उपयोगिता की जो धारणा है वो क्या दर्शाती हैं कि जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता धारणा जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या होगा? तो उसके बाद में आपका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता हास्यम लागू हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर हम देखें, पानी की कुल उपयोगिता कम और सीमांत उपयोगिता अधिक होती हैं। चार ऑप्शन हमारे पास में हैं कि कुल उपयोगिता अधिक और सीमांत उपयोगिता कम होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कि पानी की कुल उपयोगिता ज़्यादा होती हैं और सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं? कम। नेक्स्ट देखिए, जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती हैं तब तक कुल उपयोगिता वक्र, तो यहाँ पे आपका जो सीमांत उपयोगिता हैं बढ़ती हैं। ठीक है, अगर सीमांत उपयोगिता माना कि अगर बढ़ती हुई दे रखी है आपको इस तरीके से, तो उस समय आपका जो कुल उपयोगिता वक्र है वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सीमांत उपयोगिता के उदाहरण में हमने पढ़ा है कि सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती हैं? घटती हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में जो सीमांत उपयोगिता है वो कभी कभी बढ़ती हुई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आनुपातिक नियम के अनुसार, ठीक है, आनुपातिक नियम या जो आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। संतुलन की स्थिति की जब हम बात करेंगे उस समय। फिर देखिए, चक्राकार तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था कि जो तटस्थ वक्र हैं वो चक्राकार इस आकार का भी हो सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई हैं? तो ये किसने बताया था? प्रोफेसर बोल्डिंग ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया है? उदासीनता वक्र की जो अवधारणा है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजवर्थ ने। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाना है। एक तटस्थ वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, एक तटस्थ वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए 5 आना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड,
विभिन्न तटस्थ वक्रों पर, अगर तटस्थ वक्र आपके क्या हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग तटस्थ वक्रों पे क्या होगा, तो अलग अलग संतुष्टि मिलेगी। तो आपका फिर आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद देखिए तटस्थ वक्र के ढाल को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है, फिर क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए। और फिर तटस्थ वक्र का ढाल सदैव कैसा होता है, तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले 5 4 3 1, 5 4 3 1, तो ये ऑप्शन आपका बी। फिर देखिए यदि x तथा y दो वस्तुएं हों और उनके विभिन्न संयोगों से प्राप्त कुल संतुष्टि को z से प्रदर्शित करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोग बिंदु उपभोक्ता पसंद करेगा, उपभोक्ता इनमें से किसको पसंद करेगा। तो x और y दो वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के आधार पर अगर हमको संयोग का चुनाव करना है तो जिसमें वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होती है उपभोक्ता उसको पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार की जो इक्वेशन होती हैं उसके आधार पर उपभोक्ता कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए जब x तथा y दो वस्तुओं को लेकर तटस्थ वक्र बनाया जाता है तो तटस्थ वक्र के ढाल को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम दो वस्तुओं लेके, जैसे आपने दो वस्तु ली हैं, ये x वस्तु हैं और ये आपकी y वस्तु हैं, तो जो तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऋणात्मक होता माइनस, या इसको हम MRS XY भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर देखिए x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS फॉर x एंड y। ठीक है, उसकी परिभाषा हमको बतानी है, यहाँ पे अलग अलग परिभाषा दे रखी हैं, एक एक बार इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और तो x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, y की वह मात्रा जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में, अगर दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तटस्थ वक्र की एक अनिवार्य शर्त है, तटस्थ वक्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता है, या तटस्थ वक्र का एक अपवाद है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये तटस्थ वक्र का एक अपवाद हो सकता है कि वस्तुएं क्या है, पूर्ण प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट है ज्यों ज्यों उपभोक्ता बाएं से दाएं तटस्थ वक्र पर जाता है त्यों त्यों अगले संयोग के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, ये आपका तटस्थ वक्र है और उपभोक्ता बाएं से दाएं और तटस्थ वक्र पे जा रहा है, जैसे पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ पे आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो MRS हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वो क्या होगी, घटती हुई जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट, दिए गए रेखा चित्र में ए उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई दो वस्तुओं x और y का सम्मिश्रण चित्रित किया गया है। जब बजट रेखा PP डैश है, ठीक है, आपकी ये हैं PP डैश है, रेखा चित्र में B और C x और y दो वस्तुओं के अन्य सम्मिश्रण चित्रित प्रस्तुत करते हैं जब कीमत रेखा आपकी क्या है, RR, और ये दोनों कहाँ पे काटे एक दूसरे को, इस A बिंदु पर। तो उक्त उपभोक्ता के लिए A के प्रति C से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है, A के प्रति B से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है, B के प्रति A से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है, या C के प्रति A से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है।
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ए के प्रति बी से अधिक अधिमान जो है वो व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये आपका ए बिंदु है और ये बी है। अगर उपभोक्ता बी की तुलना में ए को परचेज कर रहा है, इसका मतलब ए उसकी क्या होगा, एक तरह से उसको ज्यादा वो अधिमान दे रहा है। ठीक है, सैमुअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाइए। उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर, ठीक है, उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो आपका पी एक्स अपॉन पी वाई, जिसको हम एम आर एस एक्स वाई कह सकते हैं, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर हो। तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल क्या होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1। फिर देखिए बी क्या है, अधिकतम संतुष्टि उस समय प्राप्त होगी जबकि तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, तो फिर आना चाहिए आपका सेकंड। फिर देखिए उपभोक्ता की साम्य स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तटस्थ वक्रों की और कीमत रेखा की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर हमारा है कि तटस्थ वक्र मानचित्र में अनेक तटस्थ वक्र होते हैं 6। तो 1 2 4 6 देख लीजिए किस क्रम में है, 1 2 4 6, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि उपभोक्ता की आय बराबर 100 रुपये है, एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये है, वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता निम्नलिखित संयोग को खरीद सकता है। एक्स की 10 इकाइयाँ खरीद सकता है, एक्स की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 100 रुपये में वो 10 खरीद सकता है। वाई की 20 इकाइयाँ, वाई की कीमत कितनी 5 रुपये की एक है, तो 100 रुपये में वो कितनी खरीद लेगा 20 इकाइयाँ, तो इसको भी वो खरीद सकता है। एक्स की 5 इकाई और वाई की 10 इकाइयाँ, एक्स की अगर वो 5 इकाई खरीदेगा, एक्स की 5 इकाई के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको 50 रुपये, और वाई की कितनी है 5 रुपये प्रति इकाई कीमत है, तो 50 रुपये में कितनी आ जाएगी, वो 10 इकाई खरीद लेगा। मतलब ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, ले तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उपरोक्त सभी आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी। यदि किसी उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि एक सीमा के बाद ऋणात्मक हो जाए और इसके कारण उसकी कुल संतुष्टि में जो कमी होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाएं, तो तटस्थ वक्र का जो आकार है वो इस प्रकार का हो जाएगा, गोलाकार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, अभी पहले भी आया था वैसे, जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। नेक्स्ट है, जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, आपका कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, इस तरीके का है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह प्रतिस्थापन को भी दर्शाता है और वस्तुओं की धनात्मक मांग की प्रतिलोच को भी दर्शाता है। जो आड़ी लोचें क्रॉस इलास्टिक वो कैसी हैं, धनात्मक है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, कीमत प्रभाव को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो कीमत प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है, कीमत उपभोक्ता वक्र का ऋणात्मक ढाल एक्स तथा वाई वस्तुओं की परस्पर पूरकता को दर्शाता है, स्थानापन्न का दर्शाता है, प्रकृति को दर्शाता है, या फिर श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीमत उपभोग जो हमारा उपभोग वक्र है पी सी सी, उसका ढाल अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तुओं का स्थानापन्न। ऑप्शन आपका बी। जब आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक हो
तो क्या दर्शाएगा ये कि x और y वस्तुएं जो दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं, श्रेष्ठ हैं, सॉरी दोनों वस्तुएं क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। फिर है निम्न वस्तुओं के लिए मांग के नियम की क्रियाशीलता का क्या कारण है। ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। फिर है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका ताल्लुक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा तीनों कथन जो है वो सत्य हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।